कहते हैं विटनेसेस में लाए बट सर्कमस्टांसेस डोंट, यानी गवाह फिर भी झूठ बोल सकते हैं लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती। आज की हमारी कहानी भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस के ऊपर ही है। वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता एंड आज हम कर रहे हैं शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की कहानी। इस कहानी में दो लोग हैं, एक हस्बैंड है एक वाइफ है। अभी नई नई ही शादी हुई है। हस्बैंड का नाम है शरद बिरदीचंद और वाइफ का नाम है मंजूश्री। मंजूश्री ने बहुत सारे सपने देखे थे अपनी शादी से पहले कि शादी ऐसी होगी, हस्बैंड वैसा होगा, मेरे इन लॉज ऐसे होंगे। लेकिन जब शादी होती है तब उसे पता चलता है कि इन लॉज उतने अच्छे नहीं हैं एंड हस्बैंड भी उसे प्यार नहीं करता। हस्बैंड उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है, घर वाले उसे नौकरों की तरह काम करवाते हैं और कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। ऐसे में मंजू बहुत दुखी रहने लगती है। फिर उसे पता चलता है कि शरद बिरदीचंद की तो एक गर्लफ्रेंड पहले से ही है, जिसे शरद बिरदीचंद खुद मंजू से मिलवाता है और कहता है कि शादी भले ही तुमसे हुई है लेकिन मेरी असली पत्नी तो यही है। ये सब सुन के मंजू और ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो अपनी बहन अंजू को एक लेटर लिखती है और उस लेटर में वो ये बताती है कि वो अपनी शादी से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। उसे ये पसंद नहीं कि हस्बैंड उसे इस तरह ट्रीट करे, लेकिन फिर भी वो इस घर में रह रही है। और वो साथ ही अपनी बहन को ये भी कहती है कि दीदी ये चीज़ें मम्मी पापा को मत बताना, क्योंकि मम्मी पापा को पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। यहाँ पे इसके बाद वो एक और चिट्ठी लिखती है जो अपनी फ्रेंड को लिखती है, और अपनी फ्रेंड की चिट्ठी में भी वो यही सारी बातें दोहराती है। इसके बाद कुछ समय तक तो ठीक चलता है, लेकिन जब सर से पानी ऊपर गुजर जाता है तब मंजू सब कुछ छोड़ के अपनी फैमिली के पास आ जाती है। घर वाले उसे समझा बुझा के वापस भेज देते हैं, लेकिन जब ये सब रिपीट होता रहता है, दोबारा होता रहता है, तो मंजू एक बार फिर अपना घर छोड़ के चली जाती है अपने माता पिता के घर। माता पिता के घर वो कुछ ही दिन रह रही है, लेकिन उसी समय एक फ़ोन आता है जो उसके फादर इन लॉ का फ़ोन है, यानी ससुर जी का फ़ोन है। ससुर जी कहते हैं, बेटा छोटी छोटी बातों पे घर से क्या नाराज़ होके चली जाती हो, एक काम करो वापस आ जाओ, तुम्हारी ननद की अभी शादी होने वाली है, तो 13 जून की सगाई है, तो उससे पहले एक बार वापस आ जाओ। मैं शरद के भाई रामेश्वरम को भेज रहा हूँ तुम्हारे पास, वो तुम्हें लेकर आ जाएगा। मंजू मान जाती है। 11 तारीख को मंजू अपने घर वापस लौट जाती है। 12 तारीख को मंजू की डेड बॉडी मिलती है उसी के कमरे में। पूरी बॉडी पे कहीं भी कोई निशान नहीं है, जैसे कि स्ट्रगल किया गया हो, किसी ने ज़बरदस्ती खून किया हो, ऐसा कोई भी मार्क नहीं है। जैसे ही शरद को पता चलता है कि मंजू की मृत्यु हो गई है, वैसे ही वो 2 फिजिशियंस को बुलाता है ये चेक करवाने के लिए कि क्या वो सच में मर गई है या फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। ये फिजिशियन बहुत दूर से आते हैं और जब तक वो आते हैं तब तक तो मृत्यु हो ही चुकी होती है। तो ऐसे में ये शक पैदा होता है कि अगर शरद बिरदीचंद चाहता तो वो बचा सकता था, और साथ में ये भी शक पैदा होता है कि शायद शरद बिरदीचंद ने तो नहीं मार दिया, क्योंकि अपनी वाइफ को तो वो प्यार करता नहीं था, उसे पसंद तो वो थी नहीं, और मंजू दुखी भी रहती थी, तो शायद इसी ने मारा हो। ये सारी चीज़ों को सुन के मंजू के पिता शरद बिरदीचंद के ऊपर केस फाइल कर देते हैं। शरद बिरदीचंद कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने नहीं मारा है, लेकिन फिर भी केस तो चलता है। अब इस केस में देखिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। इस केस में जो प्रोसिक्यूशन है वो ये कहता है कि शरद बिरदीचंद ही खूनी है और ये जो मृत्यु हुई है ये एक मर्डर है, तो मर्डर की सज़ा सुनाई जाए। ट्रायल कोर्ट मान जाता है और ट्रायल कोर्ट कहता है कि बात तो सही है, इसीलिए शरद बिरदीचंद को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। हाई कोर्ट में जाती है अपील, हाई कोर्ट कहता है कि फांसी नहीं लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो आपको मिलेगा। इसके बाद शरद बिरदीचंद स्पेशल लीव पिटीशन से सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और वहां जाके कहते हैं कि मैं निर्दोष हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट जब ये सारी बातें सुन रही होती है तब सुप्रीम कोर्ट का ध्यान कई सारे एविडेंसेस के ऊपर जाता है, जैसे कि 11 तारीख को मंजू घर आई। अगर शरद बिरदीचंद को मारना ही होता तो क्या वो 12 तारीख को मारता, उसकी बहन की सगाई के जस्ट एक दिन पहले। सगाई, शादी, ये सब बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं। आपके खुद के परिवार की कितनी बेइज्जती होगी अगर सारे मेहमान आ चुके हैं और उसके बाद पता चलता है कि घर की बहू को मार दिया गया है। तो ये तो थोड़ा अनलाइकली है। दूसरी चीज़, मृत्यु का कारण क्या था? मृत्यु का कारण था जहर। जहर भी कौन सा? पोटेशियम साइनाइड। मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि जहर से मृत्यु हुई है, वो भी पोटेशियम साइनाइड पाया गया है।
अब अगर पोटेशियम साइनाइड शरद बिरदीचंद ने दिया होता तो जबरदस्ती दिया होता, मंजू कुछ तो स्ट्रगल करती, कुछ तो रोकती, लेकिन पूरी बॉडी पे तो कहीं भी स्ट्रगल के निशान नहीं है, यानी जहर जबरदस्ती नहीं दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जहर देना था तो खाने में मिला के दे देता, पानी में मिला के दे देता, लेकिन पोटेशियम साइनाइड का जो जहर होता है, ये जहर बहुत ही तेज स्मेल करता है। तो अगर पानी में भी मिला के ये जहर दिया जाए तो सामने वाले पर्सन को पता चल जाएगा सिर्फ सूंघ के ही कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। प्लस मंजूश्री जो थी ये खुद भी एक फार्मासिस्ट थी, यानी इसे पता था केमिकल्स किस तरह के होते हैं, किस तरह की बदबू आती है, क्या चीज़ें होती है। तो अगर शरद बिरदीचंद इसे चुपके से भी ये चीज़ देने की कोशिश करता तो भी वो पकड़ा जाता। यानी शरद बिरदीचंद का इन सर्कमस्टांसेस में इन्वॉल्वमेंट तो मुश्किल है। दूसरी चीज़, जो लेटर्स थे जिन्हें डाइंग डिक्लेरेशन की तरह यूज़ किया गया, उन लेटर से तो ये भी पता चलता है कि मंजू खुद बहुत डिप्रेस थी और वो कई बार अपनी जान लेने के बारे में सोच चुकी थी। यानी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि मंजू ने कहीं खुद तो जहर नहीं पी लिया, क्योंकि वो खुद केमिस्ट थी, इसीलिए उसके लिए जहर कहीं से लेकर आना बहुत बड़ी बात नहीं थी। कितना डोज में लेना है, कैसे करना है, ये भी उसे पता था। तो कहीं मंजू ने ही तो खुद को नहीं मार लिया। यहाँ पे पैदा होता है शक, यानी डाउट। एंड आपको सबको पता होगा कि क्रिमिनल केसेस में जो प्रोसिक्यूशन का बर्डन होता है वो होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसका मतलब कि शक की कोई गुंजाइश ना हो कि अक्यूज्ड ने ही क्राइम किया है। इन सारे चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पंचशील प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस निकाला। अब ये पंचशील प्रिंसिपल क्या है ये भी देख लेते हैं। पहला प्रिंसिपल, जो सर्कमस्टांसेस इस केस से रिलेटेड हैं, जो अक्यूज का गिल्ट प्रूफ कर रहे हैं, उन सर्कमस्टांसेस को फुल्ली एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। यानी सर्कमस्टांसेस यही थे, इस बारे में पुख्ता सबूत देने होंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। सर्कमस्टांसेस मस्ट बी फुल्ली एस्टैब्लिश्ड। ये जितने भी सर्कमस्टांसेस मिले हैं, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस यानी एक ही अंडरलाइंग आइडिया को बढ़ावा दे कि अक्यूज्ड ने ही ये किया है। इसके अलावा अक्यूज के अलावा किसी और का इन्वॉल्वमेंट इसमें ना हो। तीसरा प्रिंसिपल, सर्कमस्टांसेस अपने आप में कंक्लूसिव हो। चौथा प्रिंसिपल, किसी और हाइपोथेसिस के सही होने की गुंजाइश ही ना हो, किसी और हाइपोथेसिस के होने की संभावना ही ना हो, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस हो कि अक्यूज्ड ने ही ये क्राइम किया है। पांचवा प्रिंसिपल, ये जो सर्कमस्टांसेस है, ये सर्कमस्टांसेस एक चेन ऑफ एविडेंस बनाए और उस चेन ऑफ एविडेंस को कंप्लीट होना जरूरी है। अगर इस चेन का, इस कड़ी का कोई भी पार्ट नहीं है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे शरद बिरदीचंद शारदा, जिसको मर्डर की सजा सुनाई गई थी, उसे अक्विट कर दिया गया मर्डर के इल्जाम में। अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।